जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। बच्चों बात करते हैं त्रिभुज आयत और वर्ग की। कल इस चैप्टर को हम स्टार्ट किए थे और यहाँ जो हम कल पढ़े थे वो केवल हम पढ़े थे त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंदर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी जो आपके एग्जाम के हिसाब से थी, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ कवर कर दी थी। आज हम कवर करने वाले आयत और वर्ग। तो बच्चों मैं इस त्रिभुज को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि आज हम कवर करेंगे आयत और वर्ग। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि आयत क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आयत होता क्या है। बच्चों आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल, इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल बोला जाता है। अब ये जो आयत होता है वो इस टाइप का होता है, आपको सामने दिख रहा होगा। आयत होता है इस प्रकार का, यानी इसकी ये लंबाई, इसको हम L यानी लंबाई, लेंथ, ये भी बच्चों इसकी लंबाई होगी, ये होगी इसकी चौड़ाई और ये भी बच्चों इसकी चौड़ाई। कहने का मतलब ये था बच्चों कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समानांतर होंगी वो आपका क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। तो बच्चों ध्यान देना, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हैं और समानांतर भी हैं। ये दोनों भुजा बराबर भी हैं और समानांतर भी है। समानांतर का मतलब होता है समान अंतर वाली, यानी जितना अंतर इन दोनों के बीच यहाँ होगा उतना ही अंतर इनके बीच में प्रत्येक स्थान पर होगा। इसके बाद अगर बात करें इसकी चौड़ाई की, तो बच्चों ये इसकी चौड़ाई है और ये भी इसकी चौड़ाई है। तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे के समानांतर है। तो इस आकृति को बोल देंगे क्या, आयत। बच्चों एक बात और, इसका प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसका प्रत्येक कोण होगा 90 डिग्री का, यानी इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और इसके अंतः कोणों का जो योग बनेगा वो बनेगा 360। भाई 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 90 ये और 90 ये, तो 9 चौक 36, 360 डिग्री। ये आपकी आकृति होती है आयत की, यानी जिसके प्रत्येक 90 डिग्री का कोण और आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर होंगी तो वो आपका आयत कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, बच्चों आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसकी लंबाई ये और इसकी चौड़ाई ये, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। प्यारे बच्चों इसके बाद बात करते हैं इसके परिमाप की। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। बच्चों परिमाप के बारे में कल जानकारी आपको दी थी जब हम त्रिभुज पढ़ रहे थे। तो त्रिभुज के अंदर मैं आपको बता रहा था त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का जो परिमाप था, यानी अगर आप किसी त्रिभुज की भुजाओं पर चलोगे तो आप उसका परिमाप चलोगे, यानी आप उसका एक चक्कर अगर पूरा करते हो तो वो उसका परिमाप होगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आयत के अंदर मान लीजिएगा आप यहाँ थे और यहाँ से आप इधर पहुँचे, इसके बाद आप यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ गए और फिर यहाँ आ गए, यानी जहाँ से चले थे वहीं आ गए और आपने एक चक्कर पूरा कर लिया। तो आप जो भी दूरी चले ये आप इसका परिमाप चले। तो परिमाप का जो रूल बनेगा वो कैसे बनेगा उस बात पर ध्यान देते हैं। बच्चों यहाँ से आप यहाँ आए तो लंबाई को एक बार चले, इसके बाद आप यहाँ गए तो चौड़ाई को आप एक बार चले, इसके बाद आप यहाँ से यहाँ पहुँचे तो लंबाई को फिर दोबारा चले, इसके बाद आप यहाँ से यहाँ पहुँचे तो चौड़ाई को भी आप दोबारा चले, यानी लंबाई भी आपने डबल तय की और चौड़ाई भी आपने डबल तय की। तो लंबाई एक बार यहाँ वाली एक बार ये वाली, तो ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई। इसके बाद चौड़ाई एक आप ये चले एक आप ये चले, तो आपकी जो चौड़ाई होगी वो भी डबल होगी, तो ये हो जाएगा 2 गुना चौड़ाई। इसके बाद अगर बात करें, कुछ कॉमन आपको नज़र आ भी रहा होगा, 2 यहाँ से हम कॉमन लिए, यहाँ अपने पास बचा 2, एक ब्रैकेट लगा दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बच्चों ये हुआ आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आपके पास यहाँ से 2 रूल बने, एक रूल ये वाला और एक रूल ये वाला। इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना, क्योंकि अगर रूल याद नहीं होगा तो सवाल नहीं कर पाओगे। रूल अगर याद होगा तो आप सवाल को आसानी से कर पाओगे। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे आयत के विकर्ण की। आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, आयत के विकर्ण की बात करते हैं। तो पहले एक आयत बना लेते हैं इस प्रकार से, ये इसकी लंबाई,
ये इसकी चौड़ाई। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण की बात करते हैं बच्चों। इसके एक शीर्ष से उसके सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली जो भी रेखा होगी वो कहलाएगी इसका विकर्ण, इसका विकर्ण यानी इसका डायगोनल। बच्चों कभी आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, नहीं पढ़ी तो मैं आपको समझाता हूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जब आपके पास एक 90 डिग्री वाला कोई त्रिभुज बनता है तो वहां पाइथागोरस लगती है। ये क्या होता है, आधार, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब अगर और बात करें तो कर्ण बराबर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर कि आपको निकालना विकर्ण, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई आपको अगर निकालनी है तो बच्चों आपको एक त्रिभुज नजर आने लग रहा होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक त्रिभुज आपको बनता दिख रहा होगा और ये जो त्रिभुज था वो कितने डिग्री वाला बन रहा है, 90 डिग्री वाला, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता कि 90 डिग्री के सामने क्या होता, विकर्ण होता। कल जब आपको त्रिभुज पढ़ाया गया तब आपको ये बात की जानकारी दी गई कि जो आपका विकर्ण होगा वो 90 डिग्री के सामने बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने क्या बना, विकर्ण। अब ये जो आपकी लंबाई है बच्चों, इसको हम आधार मान लेते हैं। भाई किसी त्रिभुज की अगर विकर्ण आपके पास है तो ये इसका आधार होगा कि नहीं होगा, ये इसका आधार और ये इसका लंब यानी उसकी ऊंचाई। अगर आप ध्यान दो थोड़ा तो बच्चों इस त्रिभुज के अंदर आधार भी है, लंबाई भी है और विकर्ण भी है। यानी अगर किसी आयत का अपने को विकर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है कि विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पर अगर यहीं पर हम बात आयत के अंदर करते हैं तो आयत का जो विकर्ण होगा, आयत का विकर्ण बराबर आधार, और आधार जो था वो था आयत की लंबाई यानी लंबाई का वर्ग प्लस इसका जो लंब था आयत की चौड़ाई यानी चौड़ाई का वर्ग। और बच्चों यहाँ ये जो 2 था जब ये इधर आएगा तो इसी प्रकार विकर्ण का जो स्क्वायर था इधर आ जाएगा रूट के अंदर। तो आपका आयत का विकर्ण बनेगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। शायद आपके पास ये 3 रूल हुए और इन 3 रूल को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। बच्चों अब मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूं और इसको बहुत अच्छे से करना भैया, सवाल को आपको बहुत ही काम देगा। चलो बच्चों मैं एक सवाल लिखता हूं यहाँ पर और अपना जो सवाल है वो अभी लिखते हैं, अभी कराते हैं आपको सवाल। बच्चों सवाल आपके सामने नजर आ रहा होगा। एक आयताकार क्यारी की आसन्न भुजाएं 12 मीटर व 10 मीटर हैं। क्यारी को चारों ओर से तार से घेरने के लिए कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। अब यहाँ वो बात कर रहा है एक आयताकार क्यारी की। तो बच्चों आयताकार क्यारी कैसी होगी, एक आयत बना लेते हैं, इस प्रकार की वो क्यारी होगी। अब आपको बताया था कि ये आयत की लंबाई होती है और ये होती है इसकी चौड़ाई। बच्चों ये लंबाई और ये चौड़ाई। कह रहा है कि एक आयताकार क्यारी की आसन्न भुजाएं, आसन का मतलब लगी हुई भुजाएं यानी ये वाली भुजाएं, आसन्न भुजाएं ये वाली हों या ये भुजाएं हों या ये हों या ये 2 हों, कोई भी 2 लगी हुई भुजाएं जो होंगी वो आसन भुजाएं होंगी। कह रहा है कि आसन भुजाएं 12 मीटर व 10 मीटर हैं। तो बच्चों 12 मीटर क्या होगा, लंबाई होगी 12 मीटर और 10 मीटर क्या होगा, 10 मीटर होगी चौड़ाई। इसके बाद कह रहा है क्या कि क्यारी को चारों ओर से तार से घेरने के लिए कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। अब बच्चों एक बात समझते हैं कि एक क्यारी है, इस क्यारी के चारों ओर एक तार लगाना है। तो वो जो तार आएगा वो यहाँ से इधर आएगा, इसके बाद इधर आएगा,
इसके बाद यहाँ आएगा और इसके बाद यहाँ भी आएगा। तो जब आप तार लगाओगे तो तार जो आएगा वो आयताकार क्यारी का जो परिमाप होगा वो उसको ही तो ढकेगा। तो यहाँ अपने को निकालना पड़ेगा इस आयताकार क्यारी का परिमाप। आयताकार क्यारी की लंबाई इस प्रकार पेपर में लिखना भाई, आपको इस प्रकार पेपर में लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद लिखते हैं आयताकार क्यारी की चौड़ाई बराबर 10 मीटर और अपने को निकालना क्या, क्यारी का परिमाप। क्यारी का परिमाप, और परिमाप के स्थान पर आप लिख सकते हो क्या कि क्यारी में लगने वाले तार की लंबाई। आप लिख सकते हो क्यारी में लगने वाले तार की लंबाई बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई उसके बाद प्लस चौड़ाई। बच्चों आपको रूल बताया था आयत का परिमाप का, वो रूल था 2 फिर ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां रखते हैं 2। अपने पास जो लंबाई थी वो थी 12, चौड़ाई थी 10, यहां बनेगा 2। सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, 12 और 10 कितना बना 22, और बच्चों 2 गुणा 22। बच्चों यहाँ इसके और इसके बीच जो साइन होगा वो मल्टीप्लाई का होगा, तो 2 गुणा 22 बराबर 44 मीटर। तो हमारा आंसर बनेगा कि लगने वाला जो तार होगा क्यारी के चारों ओर लगने वाला जो तार होगा वो होगा 44 मीटर का। बच्चों एक बात और, केवल क्षेत्रफल अगर हम निकालते तो ही वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में होगा। अगर आप परिमाप निकालते हो केवल और केवल मीटर या सेंटीमीटर में होगा, जो उसकी आपको यूनिट दी गई होगी। यहाँ यूनिट मीटर की दी गई थी तो आपका आंसर भी होगा मीटर वाला ही। अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों। दूसरा सवाल है हमारा, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रम से 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्या आपको क्षेत्रफल याद हो गया? क्षेत्रफल का रूल तो याद हो ही गया होगा। क्षेत्रफल का जो रूल था, आयत का क्षेत्रफल, बच्चों ये लिखना बहुत जरूरी होगा आपको अपने एग्जाम के अंदर। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। बात करें अगर आयत की लंबाई की तो प्यारे बच्चों लंबाई हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर, वो उसने हमें दी हुई है। इसके बाद अगर हम आयत की चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी दी, वो दी 8 सेंटीमीटर, और हमसे पूछने लग रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो लंबाई कितनी अपने पास 10, चौड़ाई थी 8, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 8 80 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ आपका पहले सवाल का। इसके बाद सवाल नंबर 3, इस पर ध्यान देते हैं। ये आपका सवाल नंबर 2 था, सवाल नंबर 3 पर चलता है। कह रहा है कि आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 10 व 8 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल व विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। बच्चों यहाँ आपसे 2 चीजें पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल और एक आपसे पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई। तो बच्चों जब आपको निकालना हो आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई तो आपको आयत के क्षेत्रफल का पता होना जरूरी है और विकर्ण का क्षेत्रफल भी विकर्ण की जो विकर्ण होगा उसका रूल भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हम आयत की लंबाई, बहुत अच्छे से लिखना। आयत की लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई होगी 8 सेंटीमीटर। पहला सवाल हमसे पूछा गया कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल अगर आप बताओगे, आयत का क्षेत्रफल अगर आपको बताना है तो आपको रूल पता होना बहुत ज़रूरी है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये इसका क्षेत्रफल होता है। बच्चों यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई 8, तो 10 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्षेत्रफल आया। पहले सवाल के अंदर भी उसने यही बात पूछी गई थी। इसके बाद इसका एक दूसरा सवाल भी है बच्चों, विकर्ण की लंबाई भी पूछ रहा है हमसे वो। तो यहाँ हमारे पास एक रूल था, विकर्ण की लंबाई बराबर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। बच्चों ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितनी है अपने पास
लंबाई थी 10, तो यहाँ हम रखते हैं 10 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितनी है अपने पास 8, यहाँ रखते हैं हम 8 का वर्ग। 10 का वर्ग होगा बच्चों 100 और 8 का वर्ग होगा बच्चों 64। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ बनेगा हमारे पास रूट 164। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हो। कैसे? 4 चौक 16, 4 एकम 4 गुणा 4। आप इस प्रकार से तोड़िएगा इसको। 4 अगर बाहर आएगा तो बाहर आकर रूप ले लेगा 2 का, यानी 4 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 2 और रूट 41 आपका इस ही प्रकार हो जाएगा। तो इसका जो विकर्ण की लंबाई होगी वो होगी 2 रूट 41 सेंटीमीटर। यहां आपका आंसर बनेगा। बच्चों इसके बाद बात करेंगे सवाल नंबर 4 की। मैं इसको हटा देता हूं। सवाल नंबर 4 के अंदर दिया अपने को क्या, किसी आयत का जो क्षेत्रफल है वो दिया 120 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दी 15 सेंटीमीटर और आपसे यहां पूछा गया इसकी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर 120 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबाई भी दी हुई है 15 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया कि चौड़ाई ज्ञात करें, चौड़ाई क्या होगी। तो बच्चों क्षेत्रफल का जो रूल था वो क्या था कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां अगर बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल की वैल्यू दी 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां हम रखते हैं 120 वर्ग सेंटीमीटर की वैल्यू और लंबाई कितना है 15 गुणा चौड़ाई। अब बच्चों यहां करते क्या है कि ये जो 15 था वो गुना के साथ दिया था, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो भाग के अंदर जाएगा, तो 120/15 बराबर चौड़ाई और इसी प्रकार चौड़ाई की जो वैल्यू होगी 15 × 120 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर बनेगा। तो इसी के साथ आपका जो आयत था वो कंप्लीट हुआ। अगले बार जो करेंगे, अगली वीडियो में जो करेंगे वो करेंगे हम जो आपकी प्रैक्टिस सेट होगा, उस प्रैक्टिस सेट को हम आपको करेंगे। तब तक आप इसको बढ़िया से करिएगा और जितने भी रूल आपको कराए गए इन रूल को सभी को बढ़िया से याद करिएगा, क्योंकि अगर रूल याद नहीं होंगे तो सवाल में बहुत दिक्कत आएगी। इस वजह से आपको सवाल के अंदर अगर बढ़िया नंबर चाहिए तो आपको रूल को बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। फिलहाल आप इसको कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।